करती हूँ। बहुत अच्छा लगा है। छोटे छोटे बच्चे भी हिंदी पढ़ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर हिंदी के प्रचारक और हिंदी सेवी, हिंदी प्रेमियों को देख करके मन पुलकित होता है। वाकई में मैं कृष्णमूर्ति सर को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, अपना आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आप लोगों के समक्ष रह करके हिंदी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान आपको दे दो। भाषा हम लोग हिंदी सीखते हैं तो ये केवल हम ही लोग नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत में ये कैसे फैला है इसका भी ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। हिंदी भाषा का ज्ञान जो है ना, हमारे भारत में दो ऐसी संस्थाएं हैं जिसका उल्लेख यहाँ करना बहुत ही प्रमुख रूप से हम अनिवार्य भी समझते हैं। एक है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, इसका नाम आप लोगों ने कहीं सुना होगा। इनकी कई शाखाएं पूरे भारत में खुली है, छोटी छोटी शाखाएं हैं जहां पर हिंदी का प्रचार और प्रसार में ये लोग नियमित रूप से कार्यशील है और ये लोग हिंदी के प्रचार में बहुत वर्षों से लगे हुए हैं। उसी प्रकार एक केंद्रीय हिंदी संस्था के आगरा के अतिरिक्त एक यूपी हिंदी संस्थान है लखनऊ में, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। ये लोग भी हिंदी के प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं। इनके जो प्रयास है, इनके प्रयास से पूरे भारत में उत्तर हो, पूरब, पश्चिम, पूर्वोत्तर, पूरब, पश्चिमी, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पर शिलोंग वगैरह आ जाते हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सारे जगह, मिजोरम, ये सारे जहाँ छोटे छोटे राज्य होते हुए भी, सिक्किम को हम 7 बहनों का राज्य कहते हैं, जो इतने विशाल, बहुत ऊंचाई पर है, फिर भी 7 बहनों का राज्य से कहते हैं। पास ही में आप देखेंगे दार्जिलिंग है, नेपाल है, सारे के बॉर्डर लाइन्स उसके पास है, चीन का है, बर्मा का है, तिब्बत का है, सारे बॉर्डर लाइन्स उनके पास है। तो ऐसी जगह पर भी इन्होंने अपनी संस्थाओं को खोल कर रखा है और वहां पर भी हिंदी का प्रचार हो रहा है। हिंदी आर्य भाषा है, आर्य भाषा से पनपी हुई भाषा ही है, पूरे भारत में फैला हुआ है। उनकी भाषाएं अलग अलग हो सकती है, आचार विचार सभ्यता सब में एक अंतर आ सकता है, पर आखिर वे जो भी बोलते हैं वो आर्य भाषा हिंदी से ही उनका समानताएं अधिक है। इस समानता के कारण उन लोगों को हिंदी अपनाने में दिक्कत नहीं हुई। और दूसरी ओर हम कह सकते हैं द्रविड़ भाषा है। द्रविड़ भाषा हमारे दक्षिण की ओर आ जाता है। इसको एक समय जो है ना, हम लोग मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जानते थे। मद्रास प्रेसिडेंसी जो है ना, बिल्कुल वैसा ही है जैसे अखंड भारत एक समय था। वो पूरा का पूरा जो अभी पाकिस्तान वगैरह सब बट गया है, पर वो सभी पहले हिंदुस्तान था। वहां के पूरा भारत बहुत बड़ा था, अखंड भारत हम उसको कहते थे। बिल्कुल वैसा ही दक्षिण के जो यहाँ पर क्षेत्र है, भारत का नक्शा आप देखेंगे तो दक्षिण दिशा, केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र, ये सब, इनको हम लोग मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से ही जानते थे। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर कोई ऐसा नहीं कहता ये आंध्र है, ये तेलंगाना है, ये कन्नड़ है, ये केरल है, ऐसा नहीं है। एक ही एक नाम था, वो मद्रास प्रेसिडेंसी। और ये मद्रास प्रेसिडेंसी जो है ना, हमारे ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा पनपी है। इसमें कई उन्होंने उच्च शिक्षा देने के लिए विश्वविद्यालयों को भी खोला है, जहां पर हिंदी विभाग खोला गया था। और आज भी प्रेसिडेंसी कॉलेज हमारे ब्रिटिश राज्य के समय से ही खुला हुआ है। और एक बात हम यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहेंगे, ये आर्य भाषा, हमारे द्रविड़ भाषा जो है ना, आर्य भाषा से भिन्न है। वो भिन्न होने के कारण क्या है कि हमारा दक्षिण जो है ज्यादातर धार्मिक संस्थाओं के ज्यादा जुड़ी रही है। यहाँ पर जो हुआ तो वैदिक काल से ही हमारा ये द्रविड़ भाषा पनप चुकी है। और द्रविड़ ये जो वैदिक भाषा है वो नागरी लिपि है। वेदों का जो भाषा है वो नागरी लिपि है।
वो नागरी लिपि हमारा आर्य भाषा से जुड़ी समानता रखती है। इसीलिए यहाँ की जो भाषा है, भले ही हम तेलुगु, तमिल और मलयालम आदि से बांट देते हैं, फिर भी कई ऐसे शब्द चयन है जो हमारे वेदों से निकले गए हैं, उपनिषदों से भी आए हैं, जिसके कारण हम लोगों को भी कई ऐसे संस्कृत के शब्दों का भी वहाँ मिलन हो गया है। तमिलनाडु को छोड़ दीजिए, क्योंकि तमिलनाडु को तो हम लोग प्राचीन भाषा मानते हैं, संस्कृत से भी पुरानी। तो इसीलिए इस भाषा में हमारे संस्कृत को जोड़ने का उतना ज़्यादा हम लोग नहीं मानते। बिना संस्कृत के शब्दों को जोड़े हुए भी हम तमिल भाषा को बोल सकते हैं। तो यहाँ संस्कृत की आवश्यकता नहीं पड़ी है, क्योंकि उससे भी पुरानी भाषा है ये। उससे अलग होकर के केरल की भाषा में आप देखेंगे तो संस्कृत के कई शब्दों का मिलन है। आंध्र में और कर्नाटक क्षेत्र और तेलंगाना और अभी जो है मद्रास प्रेसिडेंसी कहेंगे तो थोड़ा सा महाराष्ट्र के बॉर्डर भी आ जाते हैं, यहाँ मलाबार डिस्ट्रिक्ट के भी आ जाते हैं। तो ये अखंड दक्षिण भारत रहा। इसके प्रचार और प्रसार के लिए भी हम लोगों को उस समय आवश्यकता पड़ी जब हमारे बीच में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ था। महात्मा गांधी ने सबसे पहला कदम उठाया था और कहा था आर्य भाषा अपने आप पनप चुकी है। उन संस्थाओं ने अपने केंद्रों को जगह जगह स्थापित करके हिंदी का प्रचार अपने आप उत्तर में, पश्चिम में, पूर्व में, पूर्वोत्तर में और सभी जगह फैलाने का सरल काम कर दिया है। पर दक्षिण भारत में इसको साथ देना है। एक बार उन्होंने एक विशेष कॉन्फ्रेंस था जिसमें महात्मा गांधी, राजा जी और हिंदी प्रदेश के बहुत से लोगों ने उसमें भाग लिया था। और भाग लेकर के उसमें महात्मा गांधी ने कहा था, अगर हम भारत को एक सूत्र में, एक संपर्क भाषा के रूप में बांधेंगे तभी हम स्वतंत्रता पा सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखकर ही महात्मा गांधी ने यहाँ पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की। आई थिंक इट वॉज 1914 और समथिंग। उस समय उन्होंने उसकी स्थापना की थी। 14 है ना, आई थिंक इट्स 14। 1914 में उसको 1914 में ही उसकी स्थापना हुई थी। हाँ, 18 में 19 के करीब उन्होंने यहाँ आए थे। आ करके उन्होंने यहाँ सबसे पहले चेन्नई में ही उसका केंद्र खुला था। चेन्नई में खुल जाने के बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरल में भी उनकी शाखाएं को खोल दिया गया था। तो धीरे धीरे 1964 में 1964 में उच्च शिक्षा के लिए भी उन्होंने एक विंग खोला है और वहां पर आगे की पढ़ाई, उच्च शिक्षा देने के लिए एमए, एमफिल और पीएचडी की शाखा भी 1964 से शायद शुरू हुई है। तो इस प्रकार दक्षिण में भी हिंदी के प्रचार के लिए महात्मा गांधी ने कदम उठाया। ये तो हुई हमारे हिंदी के महत्व, इसलिए क्योंकि एक सूत्र में हम बांधना चाहते थे पूरे भारत को, संपर्क भाषा के रूप में इसको अपनाना चाहते थे। पर जिस भाषा को महात्मा गांधी ने अपनाया था वो हमारी साहित्यिक हिंदी नहीं है। हमारी साहित्यिक हिंदी थोड़ा कठिन कह सकते हैं, उसमें ज्यादा कठिन उर्दू के शब्द है, ज्यादा कठिन तत्सम और तद्भव शब्द है। उन शब्दों को लेकर के हमने हिंदी भाषा को सक्षम बनाया है। पर महात्मा गांधी ने जिस हिंदी को अपनाया था उसको हम हिंदुस्तानी कहते हैं। इसीलिए हर गीत में भी आप कहते हैं हिंदुस्तानी शब्द का चयन ज्यादा हुआ है। हिंदुस्तानी शब्द या हिंदुस्तानी जो भाषा है उसमें सरल संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का मिलन है, सरल उर्दू और अरबी फारसी के शब्द है और भारत के अष्टम अनुसूची में जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रभाषाएं हैं, हर राज्य के लिए उन्होंने राष्ट्रभाषा की पदवी या मान्यता दी है हमारे संविधान में। तो उन भाषाओं का सरल और ग्राह्य शब्द उनको चुन करके बना हुआ है एक भाषा है जिसको हम हिंदुस्तानी कहते हैं।
सरल है। आप अंग्रेजी में के शब्द को भी इसमें देख सकते हैं, विदेशी शब्दों का भी इसमें प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसे कार्यालय शब्द के अंतर्गत राजभाषा के नाम से जाना जाता है। हमारे राज्य को एक दूसरे के साथ मिलन के लिए, एक सूत्र में, एक अपने संप्रेषण के लिए, यहाँ के विचारों को वहां तक पहुंचाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। राजभाषा अलग है, साहित्यिक हिंदी अलग है। और हमारे 351 धारा 351 धारा के अंतर्गत, संविधान की जो धारा है उसके अंतर्गत हम जिस भाषा के विकास के बारे में जानते हैं वो भाषा हिंदुस्तानी है। तो हमारे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से जिस भाषा को आप पढ़ रहे हैं वो साहित्यिक हिंदी ही है, पर उसमें इन लोगों ने प्रांतीय भाषाओं को भी जोड़ करके उसका भी वो लोग सिखाते हैं, पठन पाठन होता है, उसको भी वो लोग सिखाते हैं। राष्ट्रभाषा हमारी जो है मातृभाषा के रूप में प्रांतीय भाषा है, और राजभाषा के रूप में राज्यों को मिलाने वाली हमारी राजभाषा है। तो राजभाषा के माध्यम से ही हम हिंदी दिवस को मनाते भी है। विश्व हिंदी दिवस भी हम उसी दृष्टिकोण से मनाते हैं कि हमारी हिंदुस्तानी भाषा का प्रचार हो। ये हिंदुस्तानी भाषा जिसका हम प्रचार कर रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण है कि आज भारत के छोटे छोटे संस्थाओं ने भी, स्वयं सेवी संस्थाओं ने भी खोल करके जो हिंदी का प्रचार किया है उसमें अतिरिक्त ये विश्व की भाषा बन गई है। आज कहीं पर भी हम जाते हैं, हमारा परिचय क्या है हम विश्व में देते हैं, तो हम यही कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम भारत से आए हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम तमिलनाडु से आए हैं, हम आंध्रा से आए हैं, केरल से आए हैं, हम पंजाब से आए हैं, गुजरात से आए हैं, मराठा से आए नहीं। वी आर नॉट दैट, वी आर इंडियन, वी आर भारतीय, भारत के हैं, भारतीय है। तो हम विश्व में भी जाते हैं, हमारा परिचय देते हैं, तो हम कैसे हमारा परिचय देंगे? हम कहेंगे हम भारत से आए हैं। तमिलनाडु से कहीं कहेंगे, उन लोगों को नहीं मालूम है कि तमिलनाडु क्या है। अमेरिका वालों को और जर्मन वालों से आप कहेंगे हम तमिलनाडु से आए हैं तो वो आपके मुंह ताकेंगे, ये क्या है, व्हाट इज इट, आई डोंट नो व्हाट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु नहीं कहते हैं, हम लोग कहते हैं भारत। हम भारत से आए हैं, हमारी मातृभाषा तमिल हो सकती है पर हम भारत से आते हैं, हमारा देश भारत है। तो पहले हम देश में हिंदी का प्रचार किया, अब धीरे धीरे हम विश्व में कर रहे हैं, और इस विश्व में करते करते हमारा जो कदम उठा है, आज हम देखते हैं प्रवासी भारतवासियों का जो स्थान है पूरे विश्व में है, और जगह जगह जहां पर भी वो जाते हैं वहां वो हिंदी का प्रचार कर रहे हैं। वैश्विक हिंदी परिवार जो हर रविवार या शनिवार के दिन, हमारे ख्याल से यहाँ गुरुमूर्ति जी होंगे तो उनको मालूम होगा, नियमित रूप से सुनने वाले हैं वो वैश्विक हिंदी परिवार में। आप इनसे पूछिए, अगर वो कार्यक्रम आप ऑनलाइन में सुनते हैं तो आपको ताजुब होगा कि पूरे विश्व में हम लोग से ज्यादा उन लोगों का प्रचार हो रहा है। कितने ढेरे पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन वो लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार के एक गौरवपूर्ण हिंदी के लेकर के आप चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से जितने भी लोग यहाँ पर आज हिंदी पढ़ रहे हैं उन लोगों को किसी भी बात की कमी नहीं है, न किसी की चिंता है। हम कहीं पर भी जाएंगे, हम वहां की बात समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, और हमारी बात वो लोग भी समझ सकते हैं। तो ये चीज आप लोगों ने एक फाउंडेशन या एक भूमिका के रूप में आपने यहाँ पर कर लिया है। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ना चाहिए, आगे भी इस महत्वपूर्ण भाषा को अच्छी तरह से पढ़ना है। केवल छोटे कक्षाओं तक ही नहीं, पर बड़े कक्षा तक की आप पढ़ेंगे तो आपको उस भाषा के प्रति स्नेह की भाव, रुचि की भाव अगर होगी तो निश्चित रूप से आप लोग एक भाषा नहीं 10 भाषाओं का चयन करेंगे और ढेर सारी भाषाओं सीखेंगे, और भाषा सीखने से हम आगे बढ़ते हैं, हमारा मार्ग खुलता है।
वो एक रास्ता है हमें ले जाने के लिए। वो ब्रिज नहीं है, बांध नहीं है जो हमारी बात को टोक देता है, रोक देता है एक जगह पर। वो प्रवाहित होता चलता है और हम जीवन में भी ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं। एक भाषा नहीं, केवल हिंदी तक के हमारा सीमित नहीं होना चाहिए। विश्व में हमें आगे बढ़ना है और कुछ काम करके दिखाना है, तो हमें संसार की सभी भाषाओं के प्रति रुचि होना चाहिए। किसी भी भाषा के प्रति द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। हर भाषा को अपना भाषा समझ करके अपनी रुचि के अनुसार, अपनी पसंद के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, निष्ठा के साथ उस भाषा को आप सीखेंगे तो निश्चित रूप से आप कई चीज हासिल कर सकते हैं। आपको जो भी काम करना है वो आपको मिलेगा बहुत सरलता के साथ, क्योंकि भाषा हमें आगे लेकर के जाती है, ब्रिज है, एक दूसरे की ओर सेतु का काम करती है। हम वहाँ की संस्कृति की जानकारी, यहाँ की संस्कृति की जानकारी, विश्व पूरे भर की संस्कृति हम पूरे लोगों को जान सकते हैं। और हम कभी वन में नहीं रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हमें समाज में रह करके समाज के साथ जुड़ कर रहना है। हमें वन में जा करके किसी भी पशु पक्षियों के साथ नहीं रहना है, वहां पर रहने वाले जीव के साथ वहां की भाषा को सीखना है। पर जब हमें समाज में रहना है तो समाज की भाषा के ऊपर हमारा स्नेह होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। ये भाव हमने देखा है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हिंदी पढ़ रहे हैं, उनको देख करके मैं वाकई में उनको मैं बहुत ढेर सारी सराहनापूर्ण शुभकामनाएं देती हूँ कि वे आगे पढ़े और जो भी वो करना चाहते हैं निष्ठा के साथ करें, एक इच्छा के साथ और एक समर्पण की भावना के साथ करें, तो निश्चित रूप से आप लोग आगे बढ़ेंगे और आप जो भी चाहेंगे आपको जल्दी मिलेगा। कुछ भी आप कर सकते हैं। तो हिंदी सीखने से हम एक चीज तो निश्चित रूप से जान जाते हैं कि हम भारत के किसी भी भूभाग में जा सकते हैं और कहीं पर भी हम अपना काम कर सकते हैं। ये तो एक निश्चित रूप से हम जान सकते हैं। हम सिक्किम जाइए, मणिपुर चले जाइए या कहीं पर भी चले जाइए, नागालैंड चले जाइए, कहीं पर भी जाइए, वहां पर हमें किसी बात की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमें हिंदी मालूम है। हम आर्य भाषा भी जानते हैं, द्रविड़ भाषा भी जानते हैं, और द्रविड़ भाषा जानने वाले लोगों के साथ एक और वो जुड़ जाता है कि वे बहुभाषी अपने आप हो जाते हैं, कि एक तो उनकी मातृभाषा है और दूसरी उनकी स्थानीय भाषा, प्रांतीय भाषा, समुदाय की भाषा, और एक राजभाषा के रूप में हमने संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को भी जान लिया है। और अंग्रेजी तो हम लोग हमेशा ही स्वागत करते हैं, संस्कृत के प्रति भी हमारा द्वेष नहीं है। तो इतनी सुंदर सुंदर हमारा जो ये दक्षिण प्रांत है, उस दक्षिण प्रांत में समर्पित भाव से हिंदी को सीखने वाले इतने प्रचारकों को देख करके, इतने बच्चों को देख करके वाकई में हम सभी को, कृष्णमूर्ति सर को तो मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि इतने लोगों को जोड़ने का उन्होंने काम किया है। ये जोड़ करके इन लोगों को मिल करके साथ करके हिंदी का प्रचार जो आप कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको आशीष देती हूँ। उनका ये 25 वर्ष, 50 वर्ष नहीं 100 वर्ष तक के वो ऐसे ही पुलकित हो और फल इसका अधिक है। मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। हिंदी के महत्व को समझाने का एक छोटा सा मौका मिला है। हिंदी हमारी अपनी भाषा नहीं है, विश्व की भाषा है। इतना जान के चलिए आप लोग विश्व में भी अपना सब कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आज विश्व की वो तीसरी प्रमुख भाषा के रूप में पल्लवित हो चुकी है। जितना महत्व हम फ्रेंच लैंग्वेज को देते हैं या अन्य वहाँ के जो विश्व की भाषा को दे रहे हैं, अंग्रेजी भी वहाँ नहीं है कि मात्र अंग्रेजी से भी काम नहीं चलेगा, पर आज हिंदी से काम चलेगा। बहुत से लोगों को हिंदी से काम चलेगा पूरे विश्व में। अंग्रेजी भी बहुत से विदेशी लोग नहीं जानते हैं, उनकी अंग्रेजी अलग अलग है, अमेरिकन अंग्रेजी, यूरोपियन अंग्रेजी अलग अलग है, उनका उच्चारण से लेकर के सब अलग है। हिंदी सरल भी है और हिंदी हमारी विश्व भाषा होने के कारण इसका जो प्रचार और प्रसार हमारे कृष्णमूर्ति सर कर रहे हैं, उसके लिए मैं उन्हें तो धन्यवाद देती हूँ, बहुत ज़्यादा आशीर्वचन देती हूँ। और साथ ही इतने लोग जो पढ़ रहे हैं उनको मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं चाहती हूँ कि उन लोग आगे बढ़ कर के भी
हिंदी के प्रति अपनी रुचि को कमाएं और हिंदी के को एक माध्यम बना करके यहाँ की संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाने का काम आप लोग करेंगे। तो ये मैं बहुत ज्यादा आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया है और थोड़ा बहुत आप लोगों को ज्ञान देने का मौका दिया है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंदी, जय भारत माता।